संधू साहब, कल सुप्रीम कोर्ट ने आपकी नहीं सुनी, मखसूस नशिस्तों का हकदार पीटीआई को करार दिया। आप कहती हैं तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का केस था, इनका तो केस ही नहीं था, इनके नाम हो गई। आज इद्दत केस में उन्हें बरी कर दिया है, सजाओं को कलअदम करार दिया है जज अफजल मजोका साहब ने। आप नहीं समझते कि इद्दत केस बेसरोपा था और यही उसके साथ होना चाहिए था? ये अभी भी हुकूमत के यहाँ लोग ये समझते हैं कि वाकई बड़ा जेन्युइन केस था। बहुत शुक्रिया जानी साहब। एक तो कल के फैसले की बात है, ये तो इनको ऐसे हुआ जैसे मनसल्ला उतरा है इनसे जैसे। अच्छा, तो जो कुछ उन्होंने मांगा नहीं था तो वो इनको मिल गया। और पंचोता साहब मेरे भाई हैं, जरा उनके सामने बात करना थोड़ी सी मुश्किल होती है, बड़ा खानदानी ताल्लुक है। अच्छा, लेकिन बिल्कुल बेबुनियाद केस। और अभी ये 62-63 में आएंगे जब दूसरे बयान नज़ीर देंगे, क्योंकि उसमें लिखा है कि अमीन और जो होता है सादिक और अमीन, वो जो झूठ बोलता वो नहीं होता। पहले एक बयान नज़ीर दिया हुआ है, अब ये दूसरा बयान नज़ीर देंगे। उसके कहने पे सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि बयान नज़ीर दिया, आप पीटीआई के बयान नज़ीर देंगे। जब दो बयान नज़ीर हो जाएंगे, उसमें से एक झूठा होगा एक सच्चा होगा। मीनिंग देख भाई कि ये झूठ बोल रहे हैं और जिस तरीके से फैसला है उस पर बहस की जा सकती है, बड़े ऑनरेबल जजेस हैं। लेकिन शायद सोशल मीडिया की जो गालिब गलौज ब्रिगेड है उससे डरकर ये वट एवर जो भी हुआ ये फैसला दिया गया, ये बनता ही नहीं है, क्योंकि किसी जगह पे फ्री की नहीं है। और अगर इलेक्शन कमीशन ने कह रही गलत इंटरप्रिटेशन की है तो हाईकोर्ट के 5 जज ने भी गलत इंटरप्रिटेशन की होगी ना, उन्होंने भी उस पर मोहर लगाई थी। इन्होंने ना निशान जमा कराया। और इलेक्शन एक्ट 2017 जो है उसमें ये है कि आपने 104 के तहत लिस्ट इलेक्शन से पहले देनी है अपनी पार्टी की और उसकी सिक्योरिटी होनी है 62-63 का उसमें आना है। और फिर यू मस्ट हैव द सिंबल 215 के तहत। लिहाजा दूसरी बात, आपने इद्दत केस की बात की, मैं उसके बारे में आपको पता, मेरा अपना है अपना फैब्रिक कह ले कि मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करता, बिल्कुल नहीं बात करता, क्योंकि मैं जाती तौर पे मेरी अपनी कन्विक्शन और है, कोई और किसी की और हो सकती है, लेकिन मैं जाती तौर पे। लेकिन उसमें सिर्फ 2 रूलिंग्स है सुप्रीम कोर्ट की। 1273 पे है सुप्रीम कोर्ट 2022, पंचोता साहब मजिस्ट्री साहब को पता होगा, उसमें 5 जजेस ने कहा हुआ है कि अगर एक औरत 3 माह पूरे नहीं करती आपने तो उसका जो निकाह पहले शोर के साथ जायज समझा जाएगा। बिल्कुल ठीक, तो पहले 3 जजेस ठीक। पंचोता साहब, ये जो बात इतनी सादा सी संधू साहब समझा रहे हैं, ये बात यानी 8 जज साहिबान को बल्कि 11 जज साहिबान को समझ नहीं आई, वो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आ गए। वाकई ये तो बात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की थी, पीटीआई को कैसे ये नशिस्तें अलॉट कर दी गई जनाब? सर मैं बिल्कुल संधू साहब ने जैसे कहा बहुत ज्यादा एहतराम है, लेकिन ये मैं जवाब संधू साहब के लिए नहीं, ये मैं जवाब दूंगा कि जनरल जो एक तासुर है के ऊपर कि जी आइन को रीराइट कर दिया है। देखें, आइन को रीराइट करने से पहले ये बहुत जरूरी है कि हमें पता हो कि आइन को राइट कैसे किया गया। आइन को स्टार्ट जो करती है, जो प्रीफेस है, जो दिबाचा है, वो कहता है कि हाकमियत अल्लाह ताला की जात की है, जो अवाम है वो ताकत का सरचश्मा है और अपने नुमाइंदगान के थ्रू पावर एक्सरसाइज करती है। ये आइन का बेसिक प्रीफेस है। आर्टिकल 218(3) कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फोरमोस्ट ड्यूटी है कि फ्री फेयर इलेक्शंस मुल्क में करवाएं। उसके बाद 222 इलेक्टोरल लॉज वगैरह की बात करता है। अब इससे ये सारी की सारी बात शुरू होती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने केस ये था, सुप्रीम जो आपका सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, कि जनाब हमें हमारी नशिस्तें जो हैं वो हमारी प्रोपोर्शन में दी जाएं। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात आई। सुप्रीम कोर्ट सारी किसी हद तक इस चीज पर मुत्तहिद नजर आती है 2 बातों पर। एक बात पर उन्होंने आइन की तशरीह बिल्कुल नहीं की कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो एक भी सीट नहीं रखती वो पॉलिटिकल पार्टी होगी, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट इशू उठाया कि क्या पाकिस्तान का एक आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान प्रोसीड इस बेसिस पर अगर कर रहा है कि बल्ले की जजमेंट का मतलब ये है कि साइन जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो ये उसकी गलत तशरीह है। बेनजीर भुट्टो केस 88-89 में बड़ा क्लियर है इस पर, लिहाजा इसको चीफ जस्टिस साहब ने भी एग्री किया। सो सबसे पहले कंसेंसस 11 जजेस का इस जजमेंट में ये है कि बल्ले का डिसीजन जो है उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको एक पॉलिटिकल पार्टी तस्वर ना करे। मीनिंग देयर बाय कि वो पॉलिटिकल पार्टी थी, उस डेट पर भी एग्जिस्ट करती थी और वो तमाम लोग जिन्होंने इस प्रेमिस पर अप्लाई किया वो सारे के सारे नेशनल असेंबली में मौजूद हैं और उनको उनकी प्रोपोर्शन में आप सीट्स दें। नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि वो 41 लोग जो कि फॉर सम रीजन, क्योंकि उनको आपने इलेक्शन कमीशन ने कंफ्यूजन क्रिएट की, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि उस दिन इलेक्शन कमीशन किस तरह डील कर रहा था, किस टाइम पर निशान आ रहे थे, कौन कहां छुपा हुआ था, कैसे था, उनको एक प्रोटेक्शन दी और कहा कि आप जाइए आज अपना फ्री कंसेंट एक्सरसाइज करें और जाके बताइए कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी में। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जजमेंट की रूह में उस डेट पर एग्जिस्ट करती थी। मैं 11 जजेस की सब बात कर रहा हूं, मैं 8-5 की बहस में डलता ही नहीं, लिहाजा उनको मौका दिया और उसके प्रोपोर्शन। अब आ जाते हैं 51(6). 51(6) के अंदर बुनियादी वर्ड है प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन। आइन की जो इंटेंट है वो ये है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को सीट्स मिली हैं उनकी प्रोपोर्शन में उनको आप रिजर्व सीट्स जो कि अक़लियती उसी हिसाब से तनासुब से देंगे। ठीक है, इस तरह तनासुब से दें। सो जस्ट टू फिनिश माय आर्गुमेंट,
उस सारी चीज को उन्होंने कोई ऐसी रीराइटिंग या वो वाली बात नहीं की और सिंपली ये कहा कि एक पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है। तीसरी और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आइन का बुनियादी ढांचा और मकसद ये है कि अवाम ने जिसको वोट दिया है वो पॉलिटिकल पार्टी पास। बिल्कुल ठीक है संधू साहब, ये तो आगे ना जवाब, लेकिन देखिए सर एक लाइन सिर्फ, लास्ट लाइन सिर्फ, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि चले उनको ना मिले, वो तो समझ आती है या ना आती, ये इनको कैसे मिल गई? उनको मिल जाए, इनसे मतलब उनको मिल जाए। ये सवाल संधू साहब के लिए ना कि चलें ये समझ आती है ना कि पीटीआई को सीटें नहीं देनी, लेकिन ये कानून के तहत वो सीटें नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, मुत्तहिदा को और जेयूआईफे को और बिलखुसूस केपी में उन लोगों को मिल रहे हैं जिनकी अपनी एक दो हिस्से भी नहीं है। एक तो सवाल संधू साहब आपके लिए ये है। दूसरी बात ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, उसका पहले जवाब दीजिए। ये आपने कहा कि शायद सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आ गए जय साहिबान, आपकी क़यादत भी कह रही है, वज़रा भी कह रहे हैं, आप सिर्फ नहीं कह रहे। मुझे ये समझ नहीं आती, मेरा तो तासुर ये था एक आम शहरी के तौर पर, सहाफ़ी के तौर पर, कि जय साहिबान तो सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, अखबार तक नहीं पढ़ते, टीवी नहीं देखते, तो वो कैसे इन्फ्लुएंस में आ गए सोशल मीडिया के? आप सब कुछ देखते हैं, टीवी भी पढ़ते हैं और सुबह अदालत में ये भी बताते हैं, हम पेश होते हैं कि रात आप टीवी पे ये कह रहे थे, आज आप ये कह रहे हैं। अच्छा, इस हद तक। और अगर मुझे खबर ना चले बहुत दफा तो मैं उस तरफ में नहीं जाता। रिसेंटली फैसल वाडा का मैं वकील था तो मैं खुद नहीं वहाँ पे कंटेक्ट में जाना पड़ता, फिर मुझे पंसोदा साहब को वकील करना पड़ेगा अपना। अच्छा, लेकिन जो कुछ नहीं, मुझे उम्मीद है पंसोदा साहब ना नहीं करेंगे आपके केस में। सर मैं कर ही नहीं सकता भाई, ये खैर से है, लेकिन बात सिर्फ ये है कि जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो पिटीशन थी वो खारिज कर दी गई तो इनको सीटें कैसे दे दी गई? इनको क्या अदालत ने गलतियां दूर कर दी है पीटीआई की? वो आप खुद बैठ आप भी कह रहे हैं कि आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे चैम्बर पे आइएगा, आप वहां पे बैठ के करेंगे। जिस तरह से खोसा साहब ने कहा था कि आप इधर इमरान खान को इधर उधर क्यों भाग रहे हो, मेरे पास पिटीशन लेके, और वो उसने जलसे में कहा इमरान खान ने, मुझे असद सईद खोसा साहब ने ये राह दिखाया था। तो अब भी ऐसे ही हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बात जो वाली जफर साहब ने की बहुत मोहतरम है, उन्होंने भी कल ये बात की पेशावर हाईकोर्ट में कि हमें तो बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से ऐसे होगा। हम तो ये चाहते थे कि अगर हमें नहीं मिलती तो इनको भी ना मिले। हाँ, जाती तौर पर ऐसे मैं भी लॉयर कहता हूँ, मेरा जो लीगल परसेप्शन ये कहता है कि चाहिए ये था कि इसको ये पार्लियामेंट को भेज देते, दोनों हाउसेस को भेज देते, एक जॉइंट सेशन बुला के आप एक चीज में फैसला करें, क्योंकि असल लेकिन वो उस सूरत में भेजते ना, सुनिए, उस सूरत में भेजते कि जो आखिरी 2-3 समातें थी, बड़ी गौर से मैंने खुद भी देखी, उसमें काजी फाइज़ साहब, कोई और नहीं, जनाब चीफ जस्टिस, वो पूछ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के लॉयर से कि आपने कैसे समझ लिया कि ये पीटीआई को उम्मीदवार नहीं है और कैसे आपने इस हक से महरूम किया? तो आगे से जो जवाब है ना इलेक्शन कमीशन के वकील का, वो सुनने वाला है, मैं कोट एंड कोट करता हूँ, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू सर, आई एम अनएबल टू असिस्ट यू। तो जब इलेक्शन कमीशन ये तय करने में खुद कह रहा है उसका वकील कि मैं अनएबल टू असिस्ट यू, तो फिर ऑब्वियसली ये सुप्रीम कोर्ट के बैठे जजेस ने आइन की तशरीह करके इसका हल निकालना है। इलेक्शन कमीशन या तो साबित करता ना कि किस कानून और किस ज़ाब्ते के तहत उन्होंने वो हक पीटीआई से छीना है। जी जावेद साहब, एक बात पर 70 सफात की जो जजमेंट आई है ना, जो इंटरिम ऑर्डर आया है, यकीन कीजिए इसको आप पढ़ के देखिए, आपने पढ़ लिया होगा, यू आर माशाल्लाह वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, लेकिन ये यकीन कीजिए जितने भी जूरिस्ट हैं मजॉरिटी जो सीनियर लॉयर, मैं तो वीओपी हूँ, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, पर पंसोदा साहब बहुत कॉम्पिटेंट है, लेकिन एक बंदा रिलीफ मांग रहा है, उसकी पिटीशन खारिज हो जाती है तो वो दूसरे को कैसे दे सकते हैं? इसने रिलीफ मांगा ही नहीं है। सिर्फ इतनी बात का जवाब दे दे पंसोदा साहब, सिर्फ इतनी सी बात का जवाब दे जो संधू साहब पूछ रहे हैं। सर ये सिर्फ उस बात इंपॉर्टेंट सवाल किया मेरे भाई ने। बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पावर एक्सरसाइज की है आर्टिकल 1872 की, जो को उनको इख्तियार देता है कंप्लीट जस्टिस का, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स दरखास्त भी फाइल कर दी थी। नंबर 3, अपील का प्रिंसिपल ये है कि अगर एक अपील पेंडिंग हो जिससे किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी के राइट्स इफेक्ट हो रहे हो, तो दूसरी को विद इन टाइम भी अगर वो फाइल करे और कंसिडर किया जा सकता है। ये प्रिंसिपल्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एस्टैब्लिश हो, और नवाज शरीफ केस में हुए हैं। ये साइटेशन मैं इसलिए नहीं देना चाह रहा क्योंकि पीएमएलएन की डिफिकल्ट हो जाएगा साइटेशन को साइट करना। अच्छा, सिर्फ मेरी गुजारिश ये है कि आर्टिकल 1872 गिव्स देम द पावर टू पास एनी ऑर्डर टू डू कंप्लीट जस्टिस। अब क्या आपके नजदीक ये कंप्लीट जस्टिस नहीं है कि वो पॉलिटिकल फोर्स जिसको पाकिस्तान की आवाम वोट दे, वो कोई भी हो, उनको उनकी प्रोपोर्शन में सीट्स मिल जाए, बल्कि मौका मिल जाए कि वो नेशनल असेंबली में आ जाए? इससे ज्यादा कंप्लीट जस्टिस क्या हो जाएगा? ये कोई जमीन का तनाजा नहीं है कि जहां पर मैंने किसी के खिलाफ फाइल की तो आप आके इंटरव्यूअर बनना चाहें। मुझे संधू साहब अब ये बताएं कि रिव्यू के हवाले से आप अभी भी तजब्जुब का शिकार है, आपकी सरकार भी कह रहे हैं जी कभी ना सोचेगी मंडे को कोई रिव्यू, और मैंने सुना है कि नवाज शरीफ साहब भी बड़े हैरान हुए हैं कि अच्छा ये फैसला आ गया। तो कोई आपके यहाँ फैसला साजों ने कुछ सोचा है कि अब इसको कबूल करना है फैसले को या रिव्यू में जाना है? देखिए जी, अदालतें मोहतरम में मौजूद हैं, हम सब पे वाजिब होता है, लेकिन एक अगर रिव्यू करते हैं, कैबिनेट सीन करती है तो वो हमारा लीगल राइट है।
लेकिन मैं फिर भी मेरी सुई उधर ही है। मैं पंचोतल साहब से, अपने भाई से कहता हूँ कि पहले और एफिडेविट दिया, आप नया एफिडेविट देंगे, दोनों में से एक किस एफिडेविट को कबूल किया जाएगा? क्यों जी पंचोतल साहब, किस एफिडेविट को माना जाएगा, पहले वाले को या अब वाले को? इसका भी जवाब है जी जजमेंट में। जी मैं जवाब देने लगा हूं। इसका भी जवाब जो मेजॉरिटी जजमेंट है उसके अंदर दिया हुआ है। बाय ऑपरेशन ऑफ जजमेंट उनके पिछले एफिडेविट को इजाजत दी गई है कि वो नया एफिडेविट फाइल करें। ये अपनी विलिंगली, अपनी मर्जी से फाइल नहीं कर रहे, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी है। सो बाय ऑपरेशन ऑफ दिस जजमेंट अब जो एफिडेविट वो सबमिट करेंगे दैट विल बी डिक्लेयर्ड एज फुल एंड फाइनल। प्रीवियस एफिडेविट कैन नॉट बी कंस्ट्रूड अगेंस्ट देम। इस पर भी बेतहाशा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, मैं भेज दूंगा कि हमने इस पर रिसर्च भी की थी। पर अब तो बाय ऑपरेशन ऑफ जजमेंट उनको ये उसी तरह जैसे आईन में 270 साहब, ये अगर कैबिनेट रिव्यू का सोच लेती है तो वो कितना इंपॉर्टेंट या कितना मीनिंगफुल होगा? उसकी कोई रिव्यू जो है उसके रिव्यू का इख्तियार बहुत लिमिटेड है। रिव्यू का इख्तियार बहुत लिमिटेड है। क्यों जी, आपको क्यों उम्मीद है संधू साहब के रिव्यू से कुछ आपके लिए मुख्तलिफ मौजज़ा हो जाएगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मौजज़ा तो अल्लाह पाक करता है। और कल चले छोड़े इस बात को, ये जो हुआ कल मुझे समझ नहीं आ रही, किसी को भी नहीं समझ आ रही। लेकिन हुआ ये है कि मैं तो दोबारा फिर उसी बात पे आ रहा हूँ कि रिव्यू में जाना चाहिए, मेरी जाती राय है, बाकी कैबिनेट का फैसला होगा। लेकिन मैं दोबारा फिर उधर ही आता हूँ कि क्या जब पहले झूठ बोले, जो जिन 35 लोगों ने अपना नाम के साथ निशान भी नहीं लिखा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपकी जाती राय है कि रिव्यू में जाना चाहिए। मेरा सवाल यह है कि किस बुनियाद पे जाना चाहिए? संधू साहब, किस बुनियाद पे जाना चाहिए? क्या नुक्ता है जो रिव्यू में ले जाने के लिए? सर ये नुकता है कि जब इन्होंने पेपर फाइल किए थे उस वक्त इन्होंने पार्टी एफिलिएशन लिखी थी ना साथ, किसी ना किसी की, उसमें नहीं लिखी हुई। 35 लोग इनके ऐसे हैं, मेरे पास है लिस्ट, मैं आपको भेजता हूँ, आप छोटा साहब का नंबर है मेरे पास। उन्होंने अपना कोई भी नहीं लिखा, किसी जमात का नाम ही नहीं लिखा हुआ। ये कल सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट ने इनको मशीन से धोल के इनको साफ किया कल। बिल्कुल पंचोला साहब, लेकिन परेशान रिव्यू की जो मेरे तालिब इल्म के तौर पर अंडरस्टैंडिंग है, बड़ा लिमिटेड स्कोप होता है। कोई तकनीकी एरर या ऐसा कोई मसला हो तो उसको शायद एंटरटेन किया जाता है। सर इसके लिए केस लॉ ने ये सेटल किया हुआ है कि इफ देयर इज एन एरर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, और बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री उठाएं तो 98% रिव्यूज डिसमिस होते हैं और सेम बेंच दोबारा सुनता है। और इस बेंच के तो 11 जजेस का, लोग 8 का फैसला कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप वो बात करें जो 11 ने कंसेंसस किया, जिसपे अगर उस कंसेंसस आप बाहर रहे हैं तो रिव्यू तो किसी तरह लायक करता ही नहीं है। हाँ, एक जरूर प्रेसिडेंट मौजूद है। मुझे एक संधू साहब से दोबारा बात करें। संधू साहब, वो सीटें भी उन्हें मिल गई, इद्दत का मामला भी बरी हो गए। अब आप कैसे खान साहब को अंदर रखना चाह रहे हैं? कभी पता चला तोशा खाना का नया केस है, कभी पता चलता है एटीसी ने जमानत मनसूख की हुई है। तो आपको लगता है कि ये अवाम इस चीज़ को बाय कर रहे होंगे? मुझे इस चीज का नहीं पता, लेकिन मुझे भी पता चला, मैंने जो आपके चैनल पे सुना कि उनकी जो सारी डाली गई है तोशा खाना में भी और नैब में। तो ज़ाहिर है ये जब अब्दुल मल्लूका साहब बड़े अच्छे हमारे एडिशनल जज रहे हैं इधर, जो उन्होंने फैसला किया उसमें भी बहुत सारी गलतियां हैं। बहुत शुक्रिया।